चलिए, कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे, कौन कौन सा बैरियर मेथड था देखे थे कल? हम इसका नोट्स भेजे थे क्या आप लोग को? एक भी नहीं भेजे अभी तक? ठीक है, उसको भेज देंगे आज। कल क्या क्या पढ़े थे हम लोग, कुछ याद है? कॉन्ट्रसेप्शंस वगैरह देख रहे थे, ठीक है। तो कौन कौन सा मेथड था, क्या क्या, फिर से बोलो। नहीं, वो तो आईयूडीज था ना। कौन कौन से मेथड से इसको किया जा सकता है? जैसे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स में टाइप्स ऑफ मेथड में एक टेम्पररी होता है, एक परमानेंट होता है। परमानेंट में कुछ नहीं, बस ट्यूबिकटॉमी और वेसेक्टॉमी है। ये बिना सर्जरी के परमानेंट नहीं हो सकता, ठीक है। बिना सर्जरी के परमानेंट नहीं हो सकता। बाकी जो टेम्पररी मेथड्स है, अब उसमें क्या क्या आ जाएंगे, उसमें हो जाएगा नेचुरल मेथड भी हो सकता है टेम्पररी में। उसके बाद आर्टिफिशियल में क्या क्या आ जाएगा, आईयूडी हो जाएगा, है ना। आईयूडी में क्या क्या था, नॉन मेडिकेटेड, जिसको क्या बोलते हैं, लिपेस लूप। लिपेस लूप से हो सकता है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज हो सकते हैं, जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। और हार्मोनल रिलीजिंग हो सकता है, जैसे LNG-20 और प्रोजेस्टरेट, ठीक है। इनसे था। ये नॉन ये नॉन मेडिकेटेड आईयू कैसे काम करता है, मतलब कैसे काम कैसे करता है, व्हाट इज द एक्शन मैकेनिज्म, क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या है इसका? हाँ, लिपेस लूप जैसे कि इंसर्ट किया जाता है फीमेल यूट्रेस के अंदर, तो यूट्रेस के अंदर जैसे ही इंटरेस्ट वो इंसर्ट, नहीं, वो नहीं करता है। लिपेस लूप क्या करता है ना, यूट्राइन के वॉल्स को थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन कर देता है, और इन्फ्लेमेशन लाने के बाद वहां पे क्या करता है, जब भी स्पर्म्स जाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा फैगोसिटिक सेल्स वहां पे आ जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, और वो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, स्पर्म को खा जाते हैं। पहला तो ये हो गया, लिपेस लूप इस तरह से करता है, ये नॉन मेडिकेटेड है। सेकेंड हो गया कॉपर रिलीज करके। कॉपर रिलीज जैसे किया जाता है, तो कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया। इससे क्या होता है, कॉपर मोटिलिटी को कम कर देता है स्पर्म के, तो वो स्पर्म वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। एंड थर्ड था क्या अपना, हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस में क्या हो जाता है, म्यूकस की लेयर बना देता है। अब म्यूकस की लेयर बनाने के बाद जो स्पर्म होता है वो एंटर ही नहीं कर पाता, ठीक है। क्लासेस आपके छूटे हैं, आप देख लीजिएगा उसको यूट्यूब पे जब भी जाएगा 1-2 दिन में, है ना। अब परमानेंट मेथड में हम लोग को स्टरलाइजेशन देखना था। स्टरलाइजेशन मतलब क्या होता है, इनफर्टाइल कर देना किसी भी इंसान को। वहां से हम लोग को आज देखना, आज इसमें हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे, ठीक है। तो पहला एक तो था, मैंने आपको बताया था कि टेम्पररी में नेचुरल भी हो सकता है। नेचुरल में क्या था, पीरियोडिक एब्सेंटेंस था, ये था। उसके बाद सेकंड था हमारा विड्रॉल मेथड था, ये सब उसमें आ जाते हैं नेचुरल में। वहीं एक क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल में क्या था हमारा, आईयूडीज थे। उसके बाद केमिकल्स थे, ठीक है। आईयूडीज थे, केमिकल्स थे। तो ये आज हम लोग केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ बैरियर्स के बारे में भी होते हैं, बैरियर्स भी होते हैं जो आर्टिफिशियल तरीके से हम रोक सकते हैं। अब देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, केमिकल मेथड में क्या होता है, केमिकल मेथड प्लस बैरियर मेथड में, केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, स्पर्मिसाइड्स का यूज करते हैं। अब स्पर्मिसाइड्स क्या होता है, जैसे जब कभी भी आप वर्ड देखें, जैसे स्पर्मिसाइड्स में स्पर्म है प्लस साइड्स है, तो साइड मतलब क्या होता है, क्या पता? साइड मतलब होता है किलिंग। सुसाइड, सु मतलब खुद, साइड मतलब किलिंग, खुद को मारना। एवी साइड, एवी मतलब होता है मधुमक्खी, ठीक है, और साइड मतलब होता है किलिंग। तो सर एपी साइड, एपी मतलब होता है मधुमक्खी और साइड मतलब किलिंग, तो मधुमक्खी को मारना, ठीक है। जीनोसाइड, जीनो मतलब होता है धर्म देख करके मारना, जी धर्म, और साइड मतलब होता है किलिंग, धर्म देख करके मारना। तो उसी तरह यहां पे क्या हो गया, स्पर्मिसाइड मतलब स्पर्म को मारना। तो केमिकल मेथड्स में उस तरह के केमिकल्स को यूज किया जाएगा, जैसे कि क्रीम्स का यूज किया जा सकता है, फीमेल के बॉडी में जेलीस का यूज किया जा सकता है, ये ऑन है, फोम का यूज किया जा सकता है, कुछ टैबलेट्स का यूज किया जा सकता है, जो क्या करेगा, ये जो स्पर्म है इसको मार देगा। तो केमिकल मेथड में क्या होगा, स्पर्मिसाइड्स का यूज किया जाएगा। ये सब क्या होते हैं, स्पर्मिसाइड्स होते हैं, समझे।
जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, नीम 76 है, नीम 76 ये इसका एग्जाम्पल है स्पर्मिसाइड्स का। ये टैबलेट्स के फॉर्म में होता है जब भी इसको लिया जाता है, और कुछ कुछ इस तरह के फोम के फॉर्म में भी आते हैं, जेलीज के फॉर्म में भी आते हैं, जो स्पर्म को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, स्पर्मिसाइड्स। ठीक है। सेकेंड, तो ये हो गया हमारा क्या, केमिकल मेथड, कि हम किसी केमिकल का यूज कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा, जैसे आपकी कल ही आप लोग को पढ़ा रहे थे कि टेम्पररी मेथड्स, टेम्पररी मेथड जो आर्टिफिशियल है, नेचुरल वाला तो बता दिए, टेम्पररी मेथड जो आर्टिफिशियल है, पहला क्या हम बता दिए कल, आईयू डीज बता दिए, इंट्रायूट्रीन डिवाइस। इसमें क्या क्या था, एक नॉन मेडिकेटेड था, सेकंड क्या था, कॉपर 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 रिलीजिंग था जिसमें कॉपर टी था, हाँ, कॉपर 7 था, इस तरह से थे। उसके बाद एक और क्या था, नॉन मेडिकेटेड कॉपर 2, और एक और क्या था हमारा, हार्मोनल, है ना, हार्मोनल चेंज में था जिसमें हार्मोन्स को यूज किया जा रहा था। सेकंड हमारा आज का क्या है, केमिकल। केमिकल मेथड में हम किसका यूज करते हैं, स्पर्मीसाइड्स का हम यूज करते हैं केमिकल मेथड्स में। ठीक है, स्पर्मीसाइड्स का यूज करते हैं केमिकल मेथड्स में। थर्ड थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है हमारा बैरियर मेथड। ठीक है, बैरियर मेथड में कुछ नहीं किया जाएगा। बैरियर मेथड में बस क्या किया जाएगा, मान के चलो ये सर्विक्स है, मान के चलो ये सर्विक्स का पार्ट है, सर्विक्स के पार्ट में क्या किया जाएगा, या तो फीमेल के सर्विक्स को ढक दिया जाएगा, या मेल का जो पेनिस है उसको ढक दिया जाएगा। मेल के पेनिस को अगर ढका जाएगा, मान के चलो ढका जाता है मेल के पेनिस को, तो जो स्पर्म रिलीज होगा वो ये क्या बोलते हैं, जो ये कवर है सिर्फ इसी में रिलीज होगा। और अगर फीमेल के सर्विक्स को ढका जाएगा तो स्पर्म जो रिलीज होगा वो फीमेल के इसमें ही रहेगा, क्या बोलते हैं वो, जिससे ढका जाएगा उसी में रहेगा। तो ना तो मेल का स्पर्म फीमेल के बॉडी में पहुंच पाएगा, और ना ही ओवम तो वैसे भी नहीं आ पाता। अब यहां पे देखो, इसमें क्या है, बैरियर मेथड में इसको क्या करते हैं, फिजिकली प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द ओवम। हम क्या करेंगे, मान के जो जो मेल है वो क्या करेगा, ये जो इसको बोलते हैं हम लोग मेल कॉन्डम्स बोलते हैं, इसको मेल क्या करता है, पहनता है, तो जो भी स्पर्म रिलीज होगा वो इसके कॉन्डम्स के अंदर होगा, बाद में ये रीयूजेबल नहीं होता, इसको फेंक दिया जाता है। उसके बाद फीमेल्स भी पहनती हैं, उसको फीमेल कॉन्डम्स कहते हैं। उसमें क्या होता है, वहां पे जो स्पर्म रिलीज होगा वो फीमेल के कॉन्डम में फंस जाएगा, वो फीमेल के यूट्रस तक पहुंचेगा ही नहीं, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा ही नहीं। और जब फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा तो स्पर्म और ओवम मिलेगा ही नहीं, जब मिलेगा ही नहीं तो क्या होगा, किसी भी तरह का फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो एक तरह का क्या होता है, ये बैरियर मेथड में क्या होगा, फीमेल कॉन्डम्स एंड मेल कॉन्डम्स को हम बैरियर मेथड कहेंगे, जिसमें ये फिजिकल बैरियर जो होगा उसका काम करता है। डिस्पोजेबल होता है, मतलब ये नष्ट हो जाता है। प्रिवेंट क्या करता है, स्पर्म को फीमेल के अंदर एंट्री करने से रोकता है, ठीक है, जिस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। एंड क्या करता है, ये इसका एक और मेन काम है क्या, जो कॉन्डम्स होते हैं इसका, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एड्स वगैरह को रोकता है, एड्स वगैरह को भी ये रोकता है, इसलिए इसको यहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, केमिकल मेथड एंड बैरियर मेथड ये हो गया। अब हमारा है कुछ और डिवाइसेस को हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि क्या हो गया, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट। अब ये कैसे होते हैं, इसको एक एक करके देखते हैं। डायफ्राम क्या होता है, देखो ये कैसा है, ये डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम इस तरह का होता है, ये क्या करता है, इसको डायफ्राम यहाँ पे मतलब इसको सर्वाइकल कैप जैसा क्या वो यहाँ पे यूज किया जाता है। और इस जगह में डायफ्राम को यूज करने के बाद क्या करता है, ये स्पर्म की एंट्री को रोक देता है। ठीक है, डायफ्राम, और ये रीयूजेबल है, इसको बार बार यूज किया जा सकता है। ठीक है, और इसको क्या किया जा सकता है, स्पर्मिसाइडल के जैसा भी यूज किया जा सकता है, मतलब डायफ्राम का यूज किया जाएगा, उसमें कुछ जेलीस वगैरह डाल दिया जाएगा, वही स्पर्मिसाइड वाला वो क्या करेगा, एक तो डायफ्राम स्पर्म को रोक देगा, दूसरा जो जेलीस वगैरह है वो भी उसको मार देगा। तो इस तरह से डायफ्राम को यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बट इसका ये है ना, इसका एक इशू है, इनका एक इशू है डायफ्राम का, सर्वाइकल कैप का या वॉल्ट का, कि ये कंप्लीटली रिलायबल नहीं है। और ये जो STIs होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज होते हैं, इसको क्या करता है, ये इसको नहीं रोक पाता है। ठीक है, इसको नहीं रोक पाता, मेन इशू इसका ये है डायफ्राम का। ठीक है,
उसके बाद इंट्रायूटेरिन डिवाइस तो कल मैंने आपको बता दिया है। इंट्रायूटेरिन डिवाइस में नॉन मेडिकेटेड में बता दिया, कॉपर रिलीजिंग में बता दिया, हार्मोन रिलीजिंग में बता दिया। ठीक है, ये 3 बता दिए। नॉन मेडिकेटेड में ये भी बता दिया था आपको। अब देखो, कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना जो हार्मोन रिलीज करते हैं, कुछ कुछ ऐसे पिल्स होते हैं जो हार्मोन से रिलीज करते हैं। ठीक है, उनको हम लोग बोल देते हैं ओरल पिल्स भी बोल सकते हैं, इंजेक्शन भी बोल सकते हैं, इम्प्लांट्स भी बोल सकते हैं। अभी कैसे कैसे काम करते हैं थोड़ा उसको देखते हैं। जैसे ओरल पिल्स में क्या होगा कि एस्ट्रोजेन प्लस प्रोजेस्टेरोन का ये हार्मोन रिलीज करेगा। या तो वो एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन का कर दे, या तो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन का कर दे। इसका क्या काम है, कैसे काम है, उसका मैकेनिज्म अभी हम आपको बताएंगे। अब देखो क्या होता है, ये जो पिल्स होते हैं ना, ये जो पिल्स होते हैं, मान के चलो ओरल पिल्स कोई खाता है, कोई टैबलेट इस तरह से लेता है, ये पिल्स क्या करते हैं, एफएसएच और एलएच के सिक्रीशन को कम कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, अब मान के चलो जैसे एफएसएच और एलएच के सिक्रीशन को ये कम कर देगा, कम करेगा। जब तक पिल खाएगी तब तक क्या होगा, ये एफएसएच और एलएच के हर सिक्रीशन को वो क्या करेगा, कम करेगा। उसके बाद क्या करेगा, जब ये कम होता है तो प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है। आपको बताया था प्रोजेस्टेरोन अगर बढ़ेगा तो एलएच और एफएसएच कम हो जाएंगे, और अगर एलएच और एफएसएच बढ़ेगा तो प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बताए थे। तो अगर ये दोनों कम हो रहा है, इसके सिक्रीशन को ये सप्रेस कर दे रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है। अब जब जैसे प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है ना, तो एंडोमेट्रियम का ये जो लेयर है ना, ये लेयर है, इसको बनाने लगता है। पहला इसको बनाने लगता है, उसके बाद क्या जाता है, कुछ टाइम के बाद इस टैबलेट्स को छोड़ दिया जाता है। अब जैसे ही इस टैबलेट को छोड़ा जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन अब क्या होगा, नहीं बनेगा, क्योंकि एनएच और एफएसएच वापस बनने लगेंगे। अब अचानक से जैसे ही प्रोजेस्टेरोन बनना बंद हुआ, या एंडोमेट्रियम का लेयर क्या होगा, टूटने लगेगा। समझ में आया? तो यहां पे जब टूटने लगेगा तो किसी भी तरह का प्रेगनेंसी नहीं होगा। समझे? ये होता है। ठीक है, वही बता रहा है, मेक्स एंडोमेट्रियम क्या, लेस सुटेबल फॉर इंप्लांटेशन के लिए लेस सुटेबल कर देता है, म्यूकस को थिकन कर देता है। ठीक है, और ये जो पिल होता है ये 21 दिन तक के लिया जाता है, 21 दिन तक लिया जाता है। वो जो पिल्स होता है, कुछ कुछ ऐसे पिल्स होते हैं जो 21 दिन के लिए लिया जाता है, कुछ कुछ इमरजेंसी पिल्स होते हैं, वो इमरजेंसी पिल्स आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये पिल्स क्या करते हैं ना, जिसको नहीं चाहिए वो कंटिन्यूअसली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बार 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 पर डे, जैसे 21, अभी क्या कर दिया, 30 पिल दे दिया है। पहले 21 था, अब 30 कर दिया है। अब जैसे मान के चलो एक पिल ये है, इसी के नीचे 1 लिखा रहेगा, ये यहाँ पे 2 है तो इसी के नीचे यहाँ 2 लिखा रहेगा। तो आपको इसको पता चलते जाएगा लो उसको कि कितना दिन तक हुआ है, 21 दिन तक होगा। उसके बाद ये पिल खत्म हो जाएगा। अब क्या चालू हो जाएगा, लगता है कि महीना भर का है, लेकिन उसके बाद चालू हो जाएगा, आयरन का गोली चालू हो जाएगा, मिनरल्स का गोली चालू हो जाएगा। लेकिन लगातार जो 21 दिन का है वो किसका रहेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है, वही होता है। अब क्या कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो प्रोजेस्टेरोन है सिर्फ उसी को भी उसको ही यूज किया जाता है, या जो एस्ट्रोजन है सिर्फ इसी को यूज किया जाता है एज अ इंजेक्शन। जैसे पिल ले रहे हैं तो उसमें एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों ही है, बट कभी कभी क्या किया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन को लिया जा रहा है या फिर एस्ट्रोजन को लिया जा रहा है। एस्ट्रोजन जो होता है एंडोमेट्रियम की लेयर को थिक करने में वो मदद करता है, और प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, इसीलिए उसमें बेबी क्या होता है, वो करते रहता है। लेकिन अचानक से जैसे दवाई छूटता है, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, जैसे प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम का लेयर क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो। अब उसके बाद सहेली के बारे में बताए थे। ये पहला क्या था हमारा, कॉन्ट्रासेप्शन का तरीका था। जो सहेली था वो कैसा था, नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसको वीकली लिया जाता था, वीकली लिया जाता था। इसको CDRI जो लखनऊ में है उसने डेवलप किया था, फुल फॉर्म रिसर्च इंस्टीट्यूशन लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, CDRI का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये क्या कंटेन करता है, सेंटक्रोमेन या फिर ऑर्मेलॉक्सीफेन। ठीक है, ऑर्मेलॉक्सीफेन, सेंट 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 सेंटक्रोमेन या फिर
ऑर्मेलॉक्सिफिन ये कंटेन करता है। इसका काम क्या है देख, क्या करता है, सहेली जैसे लेते हैं ना, सहेली जैसे लेते हैं, ये एस्ट्रोजन जो काम करता है उसके काम में इंटरफेयर करने लगता है। और क्या करेगा, एस्ट्रोजन की वजह से जो एंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो अच्छे से डेवलप होता है, बट ये एस्ट्रोजन को इंटरफेयर करने लगेगा, एस्ट्रोजन बॉडी में ढंग से बनेगा नहीं, तो एंडोमेट्रियम बिकम्स लेस सुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के लिए जो एंडोमेट्रियम है वो सुटेबल ही नहीं रहेगा। एंडोमेट्रियम पता है ना क्या है? हाँ क्या है राजन, एंडोमेट्रियम क्या है? अरे यार, पूरा का पूरा रामायण खत्म हो गया है। सीता कौन है पूछ रहा है। एंडोमेट्रियम यूट्रस का एक लेयर है, ठीक है, जिसमें इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन मतलब ब्लास्टोसिस्ट का चिपकना। ब्लास्टोसिस्ट कहने का मतलब बच्चा का, एम्ब्रायो का पहले का स्टेज को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोल देते हैं, ठीक है। पुराने लेक्चर्स को थोड़ा देखना। तो इसको सहेली कैसे लिया जाता है, वीकली लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। अब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ये क्या करता है, ये कब, ये कैसे सिचुएशन में, मान के चलो कोई किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन में, वो अनप्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड नहीं है, तो स्पर्म का ट्रांसफर हो सकता है। कॉन्डम में भी हो सकता है, जिसका यूज किया गया वो लो क्वालिटी या फिर एक्सपायरी हो गया, वो फट गया, तो भी स्पर्म उसके अंदर जा सकता है। जो ये पिल्स है, जो इसके पहले का जो पिल्स है, 21 जो पिल्स था जो यूज किया जाता था, वो कभी मिस हुआ, उसके चक्कर में हो सकता है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, उसके चक्कर में क्या हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये, इसको इमरजेंसी कब लेंगे उस सिचुएशन में बता रहे हैं कि इमरजेंसी हो सकता है कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कोई किया हो, कॉन्डम फट सकता है, पिल्स ना लिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी फीमेल का रेप किया गया हो। तो उस केस में क्या होता है, हो सकता है वो फीमेल उस समय ओव्यूलेशन के फेज में है। जब वो ओव्यूलेशन के फेज में होगी तो एग रिलीज होगा। जब एग रिलीज होगा और अगर उसी समय उसके साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार या रेप किया जाता है, तो वो जो स्पर्म है उसके बॉडी में जा सकता है और उससे फीमेल क्या हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है। उन केसेस में क्या किया जाता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज किया जाता है अंडर 72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे क्या क्या है, लेवनेरोजेस्ट्रेल, ये सब अलग अलग तरह के वो है, ऑप्शंस है, ठीक है। जैसे बहुत ज्यादा फेमस है आईपील, फेमस है एक, और एक है अनवांटेड 72, ये सब फेमस है, ठीक है। ये इमरजेंसी ये होता है, ये क्या कर देता है, एफएसएच को बढ़ा देता है बॉडी में बहुत ज्यादा। अब जैसे ही एफएसएच को बॉडी में बढ़ाएगा तो क्या बोलते हैं, फॉलिकल वो होने लगे, तो प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा। अब जैसे ही प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम की लेयर बनेगी ही नहीं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन मेंटेन रहेगा तब ना एंडोमेट्रियम का लेयर बनेगा। या फिर बहुत ज्यादा इनिशियली प्रोजेस्टेरोन का लेवल दे दो, जैसे उस समय हम लोग दे रहे थे, वो जो 21 जो टैबलेट है उसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का बहुत ज्यादा दे रहे थे, और अचानक से उसको फिर छोड़ देते हैं। जैसे अचानक से छोड़ेंगे, एंडोमेट्रियम बंद करके फिर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कंटिन्यूअस एंडोमेट्रियम हम वो प्रोजेस्टेरोन हमें चाहिए। उन केसेस में ये यहाँ पे इमरजेंसी पिल दिया जाता है, ये एंटी प्रोजेस्टेरोन होते हैं, या फिर एफएसएच या एलएच को हमारे बॉडी में, मतलब बॉडी में, फीमेल के बॉडीज में इसको बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब होता है एक परमानेंट, जो इसके पहले हम, इसके बाद हमें पढ़ना है। एक परमानेंट मेथड क्या होता है कॉन्ट्रासेप्शन का। परमानेंट मेथड क्या होता है, परमानेंट मेथड होता है, इसको हम लोग टर्मिनल मेथड भी बोलते हैं या फिर स्टरलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। हाईली इफेक्टिव है, पुअर रिवर्सिबिलिटी है। एक बार अगर किसी का हो गया तो वापस उसको रिवर्स करना नामुमकिन है, या इरिवर्सिबल बोल सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, कि उसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते। इसमें क्या क्या आते हैं परमानेंट मेथड में, दो चीज आता है। पहला क्या आता है, एक वेसेक्टोमी, और सेकंड आता है ट्यूबिक्टोमी। अब देखो वेसेक्टोमी में क्या हो जाता है, जैसे हमें पता था कि अगर टेस्टिस है और टेस्टिस के बाद एक क्या, एक लेयर है, इसको एपिडिडाइमिस बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं वास डिफरेंस। अब ये जो वास डिफरेंस है इसी को काटा जाता है, ठीक है। वास डिफरेंस को क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। अब वास डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है, ठीक है। अब देखो सवाल एक है
एक सवाल ये आया, मतलब कुछ कुछ लोगों ने वो किया, डॉक्टर ने सवाल किया कि उसका वेसेक्टॉमी तो हुआ बट उसके बाद भी वो फादर बन गया, कैसे बन गया? फेल हो गया होगा ऑपरेशन, ऐसा? क्या सीमा, बताओ, हमको बताओ, उसको नहीं। डायरेक्ट टेस्टिस से कैसे निकलेगा डायरेक्ट? अच्छा, टेस्टिस से तो निकल ही जाएगा बट किसी पाइप के थ्रू ही ना आएगा पेनिस तक, तो क्यों हुआ ऐसा? सीरियन से थोड़ी, वो उतना थोड़ी दिमाग किया, वो आम आदमी था, वो अपना इंदिरा गांधी के टाइम पे उसको पकड़ पकड़ के उसका ट्यूबिकटॉमी करा दिया गया, वेसेक्टॉमी। और उसके बाद फिर वो देखा कि अच्छा हाँ, उसके बाद फिर देखा कि 3-4 महीने के अंदर में वापस से वो फादर बन गया। दिक्कत क्या हो, क्या नया पाइप डेवलप हो गया होगा? अच्छा, खुल जाता है। देखो, मान के चलो ये अपना है टेस्टिस है, इसी से एक लेयर निकलता है, क्या? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस निकला और फिर इसी में आकर के क्या जुड़ जाता है अपना? वॉज डिफरेंस। वॉज डिफरेंस जुड़ता है, फिर यही आगे चल के ये क्या होता है? पेनिस से क्या हो जाता है? मिल जाता है। ऐसे ही था। इस वेसेक्टॉमी में इसको काटा जाता है, इसको यहाँ पे टाई कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे लेकर के इसको यहाँ बांध दिया जाएगा, इसको यहाँ बांध दिया जाएगा, ठीक है, बांध दिया गया। अब स्पर्म होगा, अब स्पर्म इसमें तो ट्रांसफर हो नहीं पाएगा, यहीं से बन के आएगा और यहीं तक रहेगा, बट फिर वही बात है, कैसे होगी? बताओ, लगाओ दिमाग आप। उसी का है, डीएनए टेस्ट हुआ उसी का है। अब बताओ, अब बताओ, पहले से क्या? नहीं नहीं, उसी समय हुआ, जैसे ये हुआ उसके बाद ही पता चला कि हाँ वो अब प्रेग्नेंट है और 9 महीने के बाद उसका वो होगा। क्यों? आप लोग को बहुत बार हम बताए हैं उस समय, इसको बोलते हैं एप्लीकेशंस, कि पढ़े और उसको पहले कैसे हम लोग वो करते हैं। जैसे हम बताए थे कि स्पर्म यहां बना, इसके थ्रू वापस आया, एपिडिडाइमिस के थ्रू आया, वॉज डिफरेंस में आकर के मिल गया। ये जो वॉज डिफरेंस है, ये एक तरह का टेम्पररी स्टोरेज होता है स्पर्म का। सुनते रहो। अब हम काटे तो ये जो स्पर्म था यहां तक का, अब कोई स्पर्म यहां से बन रहा है, वो यहां पर तक तो आकर के रुक जा रहा है, मतलब नहीं जा रहा है, लेकिन काटने के बाद जो स्पर्म पहले से स्टोर थे, अब क्या बोले थे? अच्छा नहीं, हमको लगा कि वो पहले से प्रेग्नेंट होगी, हमको ये लगा। तो ये जो स्पर्म थे ना, इसमें पहले से क्या थे? स्टोर थे। तो अगले 4-5 महीने तक वेसेक्टॉमी जब होता है, तो उसके 4-5 महीने तक क्या होता है? वो जो मेल है, जब तक ये स्पर्म इसके बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब या फिर निकल ना जाए, तब तक क्या हो सकता है? वो मेल जो होता है वो फादर बन सकता है। तो वेसेक्टॉमी इफेक्टिव कब है? आफ्टर 4-5 मंथ्स। ट्यूबिकटॉमी ऐसा कुछ नहीं है। ट्यूबिकटॉमी में तो किसी भी फैलोपियन ट्यूब में ओम तो फंसा रहता नहीं है ना, तो वो क्या होता है? वैसा नहीं है, वो जिस समय ऑपरेशन हुआ उसी समय से वो इफेक्टिव हो जाता है, बट वैसेक्टॉमी वैसा नहीं है। यहाँ पे समझ आया? तो इसमें क्या होता है, इसका ये वेसेक्टॉमी किसमें होता है? मेल्स में होता है। वॉस डिफरेंस को काट करके ब्लॉक बांध दिया जाता है। स्पर्म सीमेन में एंटर नहीं करता। सीमेन पता चल रहा है ना, कहां से निकलता है? प्रोस्टेट ग्लैंड से, बल्बर यूरेथ्रल से, ये सबसे सीमेन मिलता है, जो उसको क्या करता है? हेलो, हेलो, उसको स्पर्म को ट्रैवल करने में मदद करता है। यही था। स्पर्म सीमेन में एंटर नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। समझ आए? ट्यूबिकटॉमी किसमें होता है? ट्यूबिकटॉमी होता है फीमेल्स में। इसमें फेलोपियन ट्यूब को, ये फेलोपियन ट्यूब है, इसी को काट करके क्या कर दिया जाता है? यहीं पे बांध दिया जाता है। अब फेलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया गया, उस ट्यूब को बांध दिया गया। अब जो स्पर्म आएगा, मतलब जो स्पर्म आएगा वो यहीं तक आएगा और ये बंधा हुआ है, तो इधर ओवम से मिल नहीं पाएगा।
अब वो जो एग से मिल नहीं पाया, एग क्या होगा, धीरे धीरे डिजनरेट होकर उसका बॉडी खुद से वापस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ आया? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीरियड्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ओवम रिलीज होने करके बाद ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है पर मंथ तो वो बनेगी ही, तो पीरियड्स में तो ये एंडोमेट्रियम की लेयर टूट के गिरती है। समझ में आया? और जब तक ऑपरेशन नहीं हुआ है, ये जब तक स्पर्म नहीं आया, तब तक वो एग भी इसके साथ मिल करके टूट करके गिरता है। बट ऑपरेशन के बाद जब फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाता है तो वो एग नहीं गिरता, अब सिर्फ और सिर्फ एंडोमेट्रियम की लेयर ही गिरती है। ठीक है? फर्टिलाइजेशन में वही बात है। अब देखो, वेसेक्टॉमी होगा तो क्या मेल के बॉडी में स्पर्म बनना बंद हो जाएगा? स्पर्म तो बनते रहेगा। इट जस्ट कि हम बांध करके, रोड ब्लॉक करके बस स्पर्म और ओवम को एक दूसरे से मिलने नहीं दे रहे हैं, बस यही बात है। ठीक है? इट ब्लॉक्स क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म को वो कर देता है। इससे ये नहीं होगा कि कभी जो मेल है उसका सेक्सुअल प्रेशर खत्म हो जाएगा, उसका अट्रैक्शन फीमेल की तरफ खत्म हो जाएगा। वेसेक्टॉमी से ये सब बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक पाइप को ही क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। ठीक है? टेस्टिस कंटिन्यू प्रोड्यूस करेगा बट स्पर्म सीमेन में एंटर नहीं करेगा। समझ में आ गया? यही था। अब देखो यहां पे हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं, अब देखो पीरियोडिक वो एब्सटिनेंस ये कैसा है, नेचुरल या केमिकल? पीरियोडिक है। जब पता चल रहा है कि हाँ अभी ये 10 से लेकर के 17 दिन का टाइम है, इसमें हो सकता है कि ओव्यूलेशन हो जाए, तो इस पीरियड में किसी भी तरह का कोई रिलेशन अगर नहीं बनाएगा, स्पर्म एंटर नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है किसी भी तरह का प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो ये क्या होता है, नेचुरल है। विड्रॉल मेथड, स्पर्म जब रिलीज होने वाला रहेगा, मेल क्या करेगा, वो स्पर्म को फीमेल की बॉडी में रिलीज नहीं करेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, इंसेमिनेशन को अवॉइड कर देगा। ये भी नेचुरल मेथड। लैक्टेशनल अमोनिया, जो लैक्टेशनल जो अमेनोरिया है, लैक्टेशनल अमेनोरिया किसे कहते हैं? बेबी के बर्थ होने के बाद जब तक ये बताना था, जब तक प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, इसलिए बोला जाता है। जैसे जब तक प्रोलैक्टिन कब रिलीज होगा? प्रोलैक्टिन कब रिलीज होगा? प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जिससे मिल्क प्रोडक्शन होता है। अब जितना ज्यादा वो मिल्क को बेबी उसका वो क्या बोलते हैं, जब तक जितना ज्यादा बेबी मिल्क फीड करेगा या फिर अपने बेबी को मिल्क फीड कराएगी, फीमेल कराएगी, उतना ज्यादा प्रोलैक्टिन बनेगा। जितना ज्यादा प्रोलैक्टिन बनेगा उतना ही कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एलएच एंड एफएसएच, उतना ही कम एलएच और एफएसएच बनेगा। जितना कम एलएच और एफएसएच बनेगा, ओव्यूलेशन जो एग है, ओवरी जो एग्स को मैच्योर करेगा ही नहीं। आपको पूरा बता चुके हैं वो मैच्योर कैसे करता है, एलएच और एफएसएच से, है ना। जब एलएच और एफएसएच रिलीज ही नहीं होगा तो ओवरी मैच्योर ही नहीं करेगा एग्स को। जब मैच्योर ही नहीं करेगा तो किसी भी तरह का बनेगा ही नहीं। ठीक है? और एंडोमेट्रियम की लेयर भी नहीं बनेगी। ठीक है? तो उस समय उस दौरान पे, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा ब्लड लॉस हुआ रहता है वो डिलीवरी के बाद, पार्चुरेशन के बाद, कि नेचर भी बैलेंस करता है फीमेल के बॉडी को कि नहीं भाई अब रुक जाओ, अब इतना ज्यादा हमें वो नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी का ज्यादा से ज्यादा जो न्यूट्रिशन है वो बेबी में लग चुका है। दूसरा मतलब एक फीमेल के कंप्लीटली बॉडी से ही एक दूसरा बॉडी बन रहा है, उसी के खाने से, उसी के ही न्यूट्रिशन से एक दूसरा बॉडी बन रहा है। वो बन करके जब बाहर आ जाता है तो वैसे ही बहुत सारा ब्लीडिंग होता है, प्लेजेंटा वो होता है, क्या तो बोलते हैं, टूट करके निकलता है, एंडोमेट्रियम का लेयर टूटता है। ठीक है? तो इसीलिए अगले 6 महीने तक फीमेल को रेस्ट दिया जाता है। इसीलिए कंटिन्यूअसली प्रेगनेंसी इज नॉट गुड, कि एक बच्चा हुआ, उसके बच्चे के 1-2 महीने के बाद ही वापस फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो बहुत कम टाइम में ही क्या हो जाएगा, फीमेल का जो बॉडी है वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तो उसके बॉडी से ही बच्चा बन रहा है ना, वापस नहीं कर पाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ये करता है कि, इसीलिए गवर्नमेंट ये सहेली जैसा टैबलेट्स निकाला था कि वो क्या कर सकते हैं हम लोग, जब तक वो टैबलेट लेते रहेगी तब तक क्या होगा, प्रेगनेंसी अवॉइड किया जा सकता है। साथ ही साथ जब से वो अगर नेक्स्ट बच्चा अगर वो हो जाएगा उसी समय, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा वो निकाला कि 2 बच्चों के बीच में जो
टाइम वो होना चाहिए, गैप होना चाहिए, वो अराउंड 5 साल का होना चाहिए, 5 साल का, 5 साल। उसके बीच में क्या होता है, फीमेल का जो बॉडी होता है वो बहुत ज्यादा ये करता है, क्या बोलते हैं, अपने आप को रिकवर करता है, ठीक है, दैट इज द रीजन। और ये तो है ही, ये क्या दिमाग में आया था, निकल गया दिमाग से, चलो हटाओ। उसके बाद हाँ, तो उससे क्या मतलब, बच्चा भी तो तंदुरुस्त होगा। मोटी तगड़ी अगर तंदुरुस्त है, एक तो अलग डेफिनेशन है हमारे यहाँ हेल्दी का, है ना। हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ आदमी, फिट आदमी। हमारे यहाँ जो मोटा आदमी है, एवरेज वेट से थोड़ा ज्यादा है, वो हेल्दी बोला जाता है। अरे हेल्दी नहीं, अनहेल्दी है वो। ठीक है, तो मोटी तगड़ी फीमेल इज नॉट हेल्दी, उसको नहीं बोलेंगे। कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा उसको, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, बीपी प्रॉब्लम रहेगा, थायराइड प्रॉब्लम। थायराइड की वजह से औरत लोग मोटी मोटी होती है, पतली भी होती है, पूरा एकदम ये पूरा फुल जाता है ना। अभी कुछ कुछ रील्स निकल रहा है कि ऐसी थी ये जब मैं इससे शादी किया था, अब 15 साल बाद, 20 साल बाद वो ऐसी, और है बाप रे, पहचानना मुश्किल हो जाता है उसको। स्पर्मिसाइड्स कैसा है, स्पर्मिसाइड्स कैसा है, नेचुरल है, बैरियर है, क्या है, केमिकल है ना। वो हम लोग यूज, फोम को यूज करते हैं, जेली को यूज करते हैं, वो क्या करता है, किल कर देता है। कॉन्डम्स, डाइफ्रम्स, ये सब कैसे है, बैरियर टाइप के हैं, कि बस वो मीट होने से रोक देगा फिजिकली वहां पे। उसके बाद लिपेस लूप किस तरह से है, नॉन मेडिकेटेड कॉप, ठीक है, नॉन मेडिकेटेड हो गया। उसके बाद कॉपर टी कैसा हो गया, मल्टीलोड 375, ये सब कैसे हैं, हाँ, कॉपर वाले, है ना, कॉपर रिलीज करते हैं। उसके बाद LNG-20 है, प्रोजेस्टेड, ये सब हार्मोनल वो करते हैं, ठीक है, ये हार्मोन्स बढ़ा देते हैं, या एस्ट्रोजन को बढ़ा देंगे, या प्रोजेस्टेरोन को बढ़ा देंगे, या दोनों को बढ़ा देंगे, ठीक। प्रोजेस्टेड अगेन नामी में है। ओरल पिल्स कैसे करेगा, इम्प्लांटेशन को वो रोक देगा, ओरल पिल्स, ठीक है। सहेली भी ओरल है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, ये क्या करेगा, ओव्यूलेशन को या तो बहुत लेट ही कर देगा इमरजेंसी, या एंडोमेट्रियम की लेयर को वो क्या करेगा, जो थोड़ा बहुत भी अगर उसको लग रहा है कि प्रेगनेंसी है, तो एंडोमेट्रियम की लेयर को तोड़ करके एज अ मेंस्ट्रुअल बाहर कर देगा, ठीक है। परमानेंट में क्या हो गया, वेसेक्टॉमी परमानेंट है, ट्यूबिकटॉमी परमानेंट है, समझे। तो ये है, तो हमारा ये हुआ, मे भी हो सकता है कल चैप्टर खत्म हो जाए ये वाला।